मैंने जब कोई चीज पढ़ी वो मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन को रिटेन करना या कंसोलिडेट करना। जब भी चीजों को पढ़ रहे हो, जब भी टर्म्स को पढ़ रहे हो, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, उससे आपको बहुत बेटर तरीके से चीजें याद होंगी। जब आपने उस वर्ड का ओरिजिनेशन देखा, जब आपने ये समझा कि वो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन से ग्रीक या लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो आपने उसका मतलब समझा। यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो बेटा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेकर। आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है कि मैम ज़ूलॉजी या बॉटनी की टर्मिनोलॉजीज कैसे याद करें। इतने बड़े बड़े शब्द बना देते हैं, है ना, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लगते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग लगती है कि याद ही नहीं होती। तो मैं थोड़ा बहुत जो मैं पैटर्न फॉलो करती थी, या मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो जो काम किया है, या जिस तरीके से काम किया, या मैंने अपने टीचिंग लाइफ में जैसे बच्चों को पढ़ते हुए देखा, तो आपके लिए थोड़े से इंसाइट्स लेके आई हूँ आज कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, और ये जितने भी उदास सैड फेस है ना, हम इन सबको हैप्पी फेसेस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे तो आपको अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है, बहुत ही प्रॉपर और प्रिसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। आप नोट्स बनाओगे, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करोगे। जो टर्मिनोलॉजीज को आपको या तो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, या उसकी स्पेलिंग प्रॉब्लम करती है, आप स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाते हो, या मे बी आप ठीक से समझ नहीं पाते हो उसका मतलब, तो आप पहले अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाओगे, जिससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन का मतलब है मैंने जब कोई चीज़ पढ़ी वो मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन को रिटेन करना या कंसोलिडेट करना। मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब मुझे अब सिंक्रोनाइज्ड मैनर में याद रहे, दैट इज नोन एज रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन या कंसोलिडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट्स बहुत ढंग से बनाने हैं। उड़ा मत देना कि कुछ भी लिख रहे हो, कहीं से भी लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपने नोट्स को रीड करना है। मैम रीड करने की क्या जरूरत है, नोट्स तो मैंने ही बनाए हैं और नोट्स लिखे भी मैंने हैं, तो आप तो मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, मैं क्यों रीड करूं? एक बात सुनो, जब आप कहीं जाते हो, सपोजिटली आप नए रास्ते पे गए, आपने किसी से रास्ता पूछा कि भैया खुराना की शॉप कहाँ पे है, खुराना ग्रोसरी शॉप कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला अच्छा आप इस रास्ते से बिल्कुल स्ट्रेट जाना, सेकंड लेफ्ट लेना, फिर उसके बाद फर्स्ट राइट लेना, इधर एक नई बिल्डिंग बन रही होगी, उसके थोड़ा सा आगे आपको मिल जाएगा। आपको पहली बारी में नहीं याद रहेगा ये चीजें, आप 2 या 3 या 4 बार जाओगे तब हो सकता है आपको वो चीज याद आ जाए, है ना। सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, राइट। तो आप जब अपने नोट्स को बनाते हो या आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो बेटा जी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आपको एक ही बारी में चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, एक पॉइंट को मैं बोल सकती हूँ कि समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी चीज़ को एक ही बार पढ़ा और एक ही बार लिखा और वो चीज़ आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो गई। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना है। जब आप नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्टेप होता है, एक स्टेप है एक्टिव रिकॉलिंग और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब समझना, एक्टिव रिकॉलिंग मतलब जब मैंने नोट्स बना लिया और मैं अपने नोट्स पढ़ रही हूं, तो आंखें बंद करो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि अच्छा आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या था, आर्थ्रोपोडा में कितनी क्लासेस थी, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सी क्लासेस के कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। आंखें बंद करो, अपने आप से क्वेश्चन करो और अपने आप उसका आंसर दो। आप जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे और अपने आप से आप आंसर दोगे तो वो चीज़ें इंश्योर करेगा कि आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। ठीक है, फिर है स्पेस्ड रेपिटेशन। जब आप रिविजन की बात करते हो, जब आपको टर्मिनोलॉजीज तो अकेले नहीं पढ़ोगे ना, टर्मिनोलॉजीज आपके कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगी, तो जितनी बार आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे उतनी ही बार आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होती रहेंगी। ठीक है, स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब क्या है? स्पेस्ड रेपिटेशन इज बेसिकली आपने फर्स्ट रिविजन में भी लेक्चर के 2 दिन बाद किया या 1 वीक बाद किया, सेकेंड रिविजन आप मे बी टाइम ले लो, 3 वीक्स के बाद रिविजन करके देखो एंड ट्राई एंड एनालाइज कि आपको कितना याद रहता है। जब भी आप नोट्स लिखोगे, जब भी आप वो कॉन्सेप्ट
लिखेंगे तो जितनी भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आपको डिफिकल्ट लगती हैं उसको लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको हाईलाइट कर दो। समझ में आ रहा है? आप जितनी बार उसको करेंगे उतनी बार वो और ज्यादा बेटर तरीके से रिटेन होगा, राइट? तो हमें क्या करना है? स्पेस्ड रेपिटेशन। जब आप रिविजन करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा कि आपने जो चीज 11th में पढ़ी वो चीज आपको 12th में भी याद रहे, और उसके बाद वो चीज आपके 12th के बाद जब आप नीट एग्जाम दोगे वो भी आपको याद रहे। करेक्ट? तो ये चीज इंश्योर करेगा स्पेस्ड रेपिटेशन। आपको उस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए रिटेन करके रखना है बेटा। आप क्लास 11th पढ़ोगे, क्लास 12th पढ़ोगे, और क्लास 12th के लास्ट में जाके बोर्ड्स देने के बाद अब आप नीट का एग्जाम दोगे, तो नीट के एग्जाम में तो क्लास 11 क्लास 12 दोनों आएंगी। तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ाई कर रखी होती तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इतने बड़े बड़े शब्द देख के कंफ्यूजन हो जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो अपनी, और इसी बीच में इंश्योर करो कि जब आप चीजें पढ़ रहे हो तो उसको रिवीजन करने का टाइम स्पैन बढ़ाते जाइए। इसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब रिवीजन करना, स्पेस्ड मतलब टाइम इंक्रीज करना अपने रिवीजन का। पहले अगर आपने 1 हफ्ते बाद रिवाइज किया, अब मान लो आप 3 हफ्ते बाद रिवाइज कर लो, अब मान लो उसके बाद आप 1 महीने बाद रिवाइज करके देखो। आप इस तरीके से ये चेक कर पाओगे या ये एनालाइज कर पाओगे कि आपको चीजें कितनी बेटर तरीके से याद रहती हैं और कितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए याद रहती हैं। ठीक है? इसके बाद अगर आप किसी टर्मिनोलॉजी को याद करने के लिए आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, सॉरी कोई स्टोरी आ रही है, कोई सिनेरियो आपके दिमाग में आ रहा है किसी भी चीज को याद करने के लिए, तो आप वो स्टोरी बना सकते हो, आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो अपने दिमाग में, राइट? उसके बाद टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक करके पढ़ो। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूं, जब भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूं, आई इंश्योर कि वो जो वर्ड को पढ़ रहे हैं वो उसको ब्रेक करके पढ़ें। एग्जाम्पल दे रही हूं, मान लीजिए वर्ड है स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस, तो आप इसको ब्रेक करो। स्पर्मैटो का मतलब क्या है? स्पर्म्स, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन या फिर बनना। ठीक है? तो आपने क्या इंश्योर किया है कि आपने वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ा। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल आपको देती हूं। आपने टर्म लिखा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, अब आप आर्थ्रोपोडा को ब्रेक कर लो। आर्थ्रोस का मतलब क्या है? जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है? तो जब भी चीजों को पढ़ रहे हो, जब भी टर्म्स को पढ़ रहे हो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, उससे आपको बहुत बेटर तरीके से चीजें याद होंगी। समझ में आया? इसी के लिए एक और एग्जाम्पल देती हूं। आपने सुना होगा एक बहुत इंग्लिश का बहुत लंबा वर्ड होता है जिसका नाम होता है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। अब मैम इतना लंबा नाम बोल दिया, याद कैसे रहेगा और मतलब कैसे समझ में आ जाएगा, ये तो बताओ। तो उसको याद करने की अभी एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है? हाँ जी, तो मैंने आपको सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड क्या बताया था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द लॉन्गेस्ट वर्ड इज व्हाट? न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। ठीक है? एक सिंगल वर्ड है। अब इसको देखना, मैं आपको ब्रेक करके कैसे समझा रही हूं। आपको इतना लंबा वर्ड जब याद करना है, इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज याद करनी है, तो मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया था कि ब्रेक द टर्म्स। सॉरी, कहां गया? हाँ, मैंने आपको क्या बताया था? टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक करिए। तो ब्रेक करने के कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल देखिए। न्यूमोनो का मतलब क्या होता है? कि वो लंग्स से एसोसिएटेड है। ठीक है? अल्ट्रा का मतलब क्या होता है मैम? अल्ट्रा का मतलब होता है अल्ट्रा का मतलब होता है एक्सट्रीमली या फिर वेरी। ठीक है? माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? स्मॉल या फिर टाइनी। करेक्ट? इसके बाद
सिलिको किससे रेफर करता है? सिलिका डस्ट से, सिलिका डस्ट। और वॉल्केनो रेफर करता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, वॉल्केनिक एक्टिविटी से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कोनियोसिस का मतलब क्या है? कोनियोसिस का मतलब होता है कोई डिजीज या एनी डिसऑर्डर विच इज स्प्रेड बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट, ठीक है। सो डिजीज स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट। अब अगर मैंने इस डिजीज को समझ लिया, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, अगर मैंने इसके टर्म्स को ब्रेक करके समझ लिया कि न्यूमोनो का मतलब लंग्स होता है, अल्ट्रा का मतलब वेरी एक्सट्रीमली, माइक्रोस्कोपिक का मतलब स्मॉल या टाइनी, सिलिको का मतलब सिलिका डस्ट से आता है, वोल्केनो मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी से आता है, कोनियोसिस मतलब एनी डिजीज या डिसऑर्डर विच इज स्प्रेड बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट। तो अगर मैंने इस टर्म को ब्रेक करके पढ़ लिया, इसका मतलब मुझे ये टर्म रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मीनिंग समझो, मुझे पता है कि ये डिसऑर्डर लंग्स में होता है, कैसे होता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिलिका इसलिए यूज किया है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिका डस्ट या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी रिलेटेड है, वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर सिलिका डस्ट के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इनहेल करते हैं। तो इनहेल करते हैं किसको? इनहेलेशन के लिए टर्म क्या यूज किया? इनहेल करते हैं, उससे जो बीमारी हो रही है कोनियोसिस। तो मुझे ये चीज अपने आप याद हो गई कि अच्छा ये कोई डिसऑर्डर था जो लंग्स में होता था, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिलिका डस्ट या वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड था और लंग्स में डिसऑर्डर कॉज करता था। तो इसलिए मैंने क्या बोला? डस्ट की वजह से जो इनहेलेशन होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया कोनियोसिस। तो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ ईच वर्ड विच इज लैटिन या ग्रीक में। अगर आपको ये चीज याद है, इंग्लिश के या बायो के बेसिकली आप जितने टर्म्स हैं वो सारे वर्ड्स किसी ना किसी टर्म से डिराइव्ड हैं, राइट? किसी ना किसी दूसरे टर्म से डिराइव्ड हैं। जैसे लैटिन या ग्रीक टर्म से डिराइव्ड है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो लैटिन में आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो मुझे समझ में आ गया कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस होना। समझ में आया? इसके बाद यहीं पे एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ग्रीक वर्ड। ग्रीक में मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। तो आपके फाइलम मोलस्का के मेंबर कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो जब आपने उस वर्ड का ओरिजिनेशन देखा, जब आपने ये समझा कि वो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन से ग्रीक या लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो आपने उसका मतलब समझा, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रीक या लैटिन टर्म। आप ये समझोगे कि उस टर्म का ग्रीक या लैटिन में क्या मतलब है। तो आपको ऑटोमेटिकली टर्म को रट्टा मारने की या उसको याद करने की जरूरत नहीं है। यू लिटरली डोंट हैव टू मग अप एंड क्रैम दी टर्म्स, जस्ट अंडरस्टैंड दी टर्म्स एंड आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन होंगे। इफ इन केस आप कोई राइम या सॉन्ग एसोसिएट कर सकते हो अपने टर्म्स को याद रखने के लिए, यू कैन डू दैट। कोई डायग्राम्स या इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स एसोसिएटेड है विच इज प्रॉब्लमैटिक, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो अगर आप उसको किसी फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो आप उसको वो कीजिए, आपको बेटर तरीके से याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? डिस्कस या टीच विद समवन। सबसे बेस्ट तरीका चीज़ों को पढ़ने का क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में? यूजुअली कॉम्पिटिशन का एक देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दी स्टूडेंट्स कि नहीं मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा या मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन नहीं मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सो आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। द बेस्ट वे टू ब्रश अप और बेसिकली पॉलिश योर कॉन्सेप्ट्स इज आप किसी फ्रेंड को समझाओ या आप किसी और को पढ़ा दो। मैं अपनी स्कूल लाइफ में बताती हूँ क्या करती थी। मुझे जब भी चीज़ें याद करनी होती थी या समझनी होती थी, मैं मम्मा को बैठाती थी। मम्मा जब शाम को ऑफिस से आती थी, मम्मा को बैठाती थी और मम्मा को पढ़ाती रहती थी।
भले ही मेरी मम्मा को समझ में आती थी चीज़ें, बट वो बेटर तरीके से मैं क्या करती थी, बोलती रहती थी। तो मम्मा को जब जहाँ पे लगता था इसने गलत बोला, तो वहीं पे शी यूज्ड टू स्टेयर एट मी। उनका स्टेयर देख के, मैं उनकी आईज देख के समझ जाती थी सुरभि कुछ गलत बोला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ था कि आप किसी ना किसी को पढ़ाओ, मम्मी पापा, घर पे कोई भाई बहन, या जस्ट इमेजिन अ स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मेरे सामने कोई बच्चे नहीं बैठे, मेरे सारे बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आप बेसिकली इन चीज़ों को इस तरीके से याद कर सकते हो कि किसी के साथ डिस्कस करो, किसी को पढ़ा दो अगर पढ़ाना है तो, अगर बाई चांस उसको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो उस तरीके से आपको चीज़ें बहुत बेटर तरीके से याद होंगी, ठीक है। इसके बाद there is no exception in the fact that the more you revise any concept, the more you study any concept, the more time you give to any concept, or the more time you give to any chapter, you will have a better understanding of the concepts and that particular chapter for sure. अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में 2 घंटे लगाए हैं वर्सेस आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में 6 घंटे लगाए हैं, दिस इज फॉर श्योर कि आप 6 आवर्स में उस कॉन्सेप्ट को आपने और ब्रेक करके पढ़ा होगा। 2 आवर्स में आपने कॉन्सेप्ट को बस खत्म कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। बट इफ यू गिव 6 आवर्स और इफ यू गिव अ लिटिल मोर टाइम टू द कॉन्सेप्ट, सो व्हाट हैपेंस इज you will go into the depth of the concept and you will try to understand the meaning of that concept rather than just mugging up and cramming the concepts or cramming any terminologies. You will understand the meaning of that particular word, you will break the terminology, you will understand the meaning of every sub word which is included in that word or in that terminology. समझ में आ रहा है? तो ये चीज कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसका। देयर इज नो अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग इट। द मोर यू स्टडी, द मोर यू रिवाइज एंड द मोर यू प्रैक्टिस एंड द मोर यू राइट डाउन, विजुअल, ऑडिटरी, ये जो आपके एड्स या सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली आपने किसी चीज को देखा, आपने किसी चीज को सुना, आपने किसी चीज को लिखा, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी कॉन्सेप्ट को या किसी भी इंफॉर्मेशन के पीस को रिटेन करके रखने का। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा बार देखोगे उतना ज्यादा बार याद होगा, जितनी ज्यादा बार सुनोगे आपके दिमाग में जाएगा, आपका दिमाग प्रोसेस करेगा एंड यू विल ट्राई एंड रिकॉल द मीनिंग। और जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको बहुत बेटर तरीके से चीज़ें याद होंगी। आप उतनी गलती करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, ऑर्डर गलत लिखोगे, मे बी अगर कोई सीक्वेंस में है तो आप सीक्वेंस गलत लिखोगे, बट यू विल बी एबल टू एनालाइज इट। समझ में आ रहा है? सो देयर इज लिटरली नो शॉर्टकट इस चीज़ में कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि स्कोर्स आ जाएंगे बहुत अच्छे नीट में, और स्कोर्स आ जाएंगे तो मैम क्या होगा? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसको एक ये बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बेस्ट तरीका है कि आप अपने किसी सीनियर से बात करो, मम्मी पापा से बात करो या टीचर से बात करो, क्योंकि हम लोग वो गलतियां कर चुके हैं, हम लोग वो स्टूडेंट लाइफ ऑलरेडी पास कर चुके हैं। सो वी नो द चैलेंजेस दैट अ चाइल्ड विल फेस ड्यूरिंग द एकेडमिक जर्नी, वी नो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट विल बी हैविंग, एंड वी विल नो हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। भले ही मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता था कि मुझे उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, बट नाउ व्हेन आई हैव पास्ड दैट टाइम, आई नो कि व्हाट बेटर यू कैन डू और व्हाट बेटर आई कैन help somebody, या what better thing or information or advice I can give to someone so that that person can do a little more better in the academic journey. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो at the end चलिए, all the very best, नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाय बाय।